हाँ, तो hello everyone, welcome back to our YouTube channel Make Target Achieve Target. This is a session for the class 8 Maharashtra State Board chapter number 11 Human Body and Organ System. You can follow me in this Instagram ID and you can join this Telegram group for the notes. ओके, तो कैसे हो आप सब लोग और किस तरह से चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई। हाँ, तो आज हम ब्लड के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले और देन उसके बाद हम ब्लड डोनेशन ब्लड ग्रुप और ब्लड डोनेशन वगैरह की जो कुछ भी कंसेप्ट है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले। ओके, हाँ, तो देखो यहाँ पर ब्लड एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट वाला आपके टेक्स्ट बुक में कैन यू टेल में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वी कैन द फील द पल्स बिहाइंड द ईयर एंड नियर हिल ऑफ द हिट, हाउ दस पल्स ऑकर्स। मतलब कह रहे हैं कि जो अपने जो ईयर्स होते हैं, जो अपने ईयर्स होते हैं, जो अपने कान होते हैं और अपने जो पैर के हिल्स होते हैं, पैर्स के हिल्स होते हैं वहाँ पर पल्स किस तरह से आकर्ष होते हैं। ओके, तो देखो इसका रीजन क्या है। देखो हाँ, तो पल्स आकर्ष किससे होती है, जब हमारा हार्ट बीट होता है ना। क्या होता है, जब हमारा हार्ट बीट होता है और उससे जब एक्सेस प्रेशर मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सेस मतलब ज़्यादा का प्रेशर जब हार्ट में से फ्लो होता है तब हमें वो पल्स आकर्षित होते हैं। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट द फ्लो आउट वेन वी हैव एन इंजरी। ओके, जब हमें कोई भी इंजरी होती है, ओके, जब आप खेलते हो तब आपको कोई भी इंजरी होती है तब आपको कौन सी चीज़ दिखाई देती है ना। जब हमें हमारे स्किन को कोई भी नुकसान हो जाता है, मतलब कोई भी इंजरी हो जाती है, हम खेलते समय हो गया और कोई भी वर्क करते समय हमारे बॉडी को जब इंजरी होती है तब उसमें से क्या होता है, आप मुझे बता सकते हो। हाँ, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो, बिकॉज इसका आंसर बहुत ईजी है। ओके, हाँ, तो देखो चलते हम अपने अगले कंटेंट की ओर। ओके, तो ब्लड देखो, जो अपना ब्लड होता है। ओके, तो ब्लड मतलब क्या होता है, ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड होता है। ओके, आप बोलोगे कि फ्लूइड मतलब क्या। हाँ, तो देखो फ्लूइड मतलब जो अपना जो सब्सटेंस होता है उसके मोस्टली थ्री स्टेज में होता है। फर्स्ट इज अपना सॉलिड हो गया, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसेस। ओके, हाँ, तो देखो जो लिक्विड होता है उसे हम फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब सीधी सी बात है कि जो बह सकता है। फ्लूइड मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है कि जो बह सकता है। ओके, तो देखो जो ब्लड होता है वो रेड कलर का फ्लूइड होता है। क्या होता है, जो अपना ब्लड होता है वो रेड कलर का फ्लूइड होता है। और आपको पता है कि हमने अगले लेक्चर में देखा है कि ब्लड किस तरह से मतलब किस तरह से ऑक्सीजन कंटेन करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज और वेसल्स में। ओके, इसका फंडा तो आपको पता है ना। हमने अगले लेक्चर में ही इसके बारे में डिटेल में स्टडी की थी। ओके, हाँ, तो देखो जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, जो ब्लड होता है वो रेड कलर का फ्लूइड मटेरियल होता है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, देखो और वो फ्लूइड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म होता है। वो किससे फॉर्म होता है, इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इट इज़ अ फ्लूइड ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब वो कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म होता है, मतलब जो अपना ब्लड होता है। ओके, आप बोलोगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू मतलब हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के टिश्यू होते हैं। देखो जैसे कि हमने ले गया सेल्स हो गया। ओके, देखो यहाँ पर अपना क्या हो गया, सेल्स हो गया। सेल के बाद क्या आती है, टिश्यू आती है। ओके, टिश्यू के बाद आता है अपना ऑर्गन सिस्टम एंड देन बॉडी। ओके, इस तरह से जो अपनी जो टिश्यू होती है। ओके, तो ये ब्लड भी एक सेल का ग्रुप होता है। जो ब्लड होता है वो सेल का ग्रुप होता है। और जो क्या होता है, जो अपना ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का क्या होता है, वो एक सेल का ग्रुप होता है और सेल से ही अपना टिश्यू बनता है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू होती है। मतलब जो ब्लड होता है अपना एक फ्लूइड होता है। फर्स्ट ऑल आपको ये बात याद रखनी है कि जो अपना ब्लड होता है क्या होता है, वो अपना फ्लूइड होता है। ओके, सेकेंड बात आपको याद रखनी है कि जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का होता है। ब्लड किससे फॉर्म होता है,
कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो हाँ, और तो देखो यहाँ पर ओके, जब हाँ तो देखो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ओके, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। ओके, हमने अगले लेक्चर में ही देखा था कि जो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमें रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, बिकॉज वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ओके, और ऑक्सीजन के साथ साथ वहाँ पर हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होती है। ओके, आप बोलोगे कि ए हीमोग्लोबिन क्या है। ओके, तो डोंट वरी, मैं इस कुछ समय के बाद आपको बता दूंगी कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। ओके, हाँ तो देखो अपना जो ब्लड होता है और आपको पता है रेड कलर का होता है और वो फ्लूइड होता है और वो कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म होता है। ओके, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई ब्लड की। ओके, तो देखो और जो ब्लड होता है उसकी पीएच होती है 7.4। ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है 7.4। ओके, और इसी की वजह से वो टेस्ट में साल्टी दिखाई देता है, और टेस्ट में साल्टी, वो टेस्ट में किस तरह से दिखाई देता है, साल्टी दिखाई देता है। ओके, तो देखो ब्लड ये एक ही चीज़ से फॉर्म नहीं होता। ओके, जो ब्लड होता है अपना वो एक ही चीज़ से फॉर्म नहीं होता है, वो दो कंपोनेंट से फॉर्म होता है। फर्स्ट हो गया अपना प्लाज्मा, फर्स्ट हो गया अपना प्लाज्मा, एंड देन सेकंड हो गया अपना ब्लड सेल, अपना क्या हो गया ब्लड सेल। ओके, तो देखो यहाँ पर कि आपको बहुत लोगों को कंफ्यूज होगा कि ये पीएच वैल्यू क्या है, ये पीएच वैल्यू मतलब क्या होती है। तो देखो यहाँ पर पीएच वैल्यू मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखो अच्छी तरह से मैं आपको पीएच वैल्यू का फंडा बता देती हूँ। ओके, जो पीएच वैल्यू होती है यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान दो, इस तरह से अपनी यहाँ पर देखो इस तरह से अपनी होगी पीएच वैल्यू। ओके, तो पीएच वैल्यू क्या होती है, तो देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ। एक पास मतलब यहाँ पर 7 रहता है, क्या पर रहता है यहाँ पर 7 रहता है, और यहाँ से मतलब यहाँ पर आता है 6 हो गया 5, इतना मतलब 7 से कम नंबर वाले। ओके, और यहाँ पर 7 से ऊपर है 8 हो गया अपना, 7 8 हो गया 9 हो गया। ओके, तो पीएच वैल्यू आप एक प्रैक्टिकल बेस होता है, मतलब आप जब लेबोरेटरी में जाओगे। ओके, आप जब अपने लेबोरेटरी में जाओगे तब आपको रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दिया जाता है। जब हम उसमें कुछ मतलब वो रेड कलर का रहता है, जब हम उसको साल्ट में वगैरह डालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, तो हमें पता चलता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेस है। पीएच वैल्यू से हमें ये समझ में आता है कि कौन सा सॉल्यूशन साल्टी टेस्ट है और कौन सा बेसिस टेस्ट है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड, एसिडिक कौन है और बेसिक कौन है। हाँ तो देखो जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वो क्या होता है, एसिड होता है। क्या होता है, वो एसिड होता है, और वो उनकी टेस्ट होती है मोस्टली हमें साल्टी दिखाई देती है। ओके, उनकी टेस्ट हमें किस तरह से दिखाई देती है, साल्टी दिखाई देती है। ओके, हाँ तो देखो यहाँ पर, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो बेसिक होते हैं। वो नेचर में क्या होते हैं, उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। ओके, और ए तुरट लाइक आपने तुरटी देखी होंगी ना, जो अपनी मम्मी अपने घर में जो पानी होता है उसको साफ करने के लिए यूज करती है। ओके, वो तुरटी को मतलब पानी को शुद्ध करने का काम जो तुरटी करती है वो बेस में क्या होता है, वो बेस में आती है, मतलब उसकी पीएच वैल्यू होती है वो 7 से लेस होती है। बट जो अपनी एसिड होती है, ओके, एसिड जो सब्सटेंसेस नेचर में एसिड होती है उनकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर आती है। ओके, आपको पता चला जो पीएच वैल्यू उसका फंडा है, आपको ये पता चला। ओके, हाँ तो देखो गाइज आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 12 में अपना एसिड इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस दिया हुआ है, तो उसमें हम इस पीएच वैल्यू के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, डोंट वरी, बट आपको एक बात याद रखनी है कि जो अपना वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है। आप बोलोगे कि ये न्यूट्रल क्या होता है, तो देखो एसिड रहता है, 3 प्रकार के सब्सटेंस पाए जाते हैं। ओके, एसिड, बेसिस, ओके, एंड न्यूट्रल। तो वाटर होता है अपना न्यूट्रल होता है। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आप बोलोगे कि न्यूट्रल क्या होता है, हमको तो एसिड और बेस का फंडा तो पता चला, बट ये न्यूट्रल क्या होता है। न्यूट्रल मतलब जिसके पीएच वैल्यू 7 होती है
pH वैल्यू 7 होती है। एग्जाम्पल में है वाटर, वाटर हो ना, वाटर टेस्टहीन होता है, उसको टेस्ट भी नहीं होती, टेस्टलेस होता है ना। तो और एसिड का है तो हमको पता है, एसिड जिसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है और बेसिस जिसकी pH वैल्यू 7 से कम होती है ना। तो यहाँ पर देखो। ओके, तो चलो चलते हैं। तो मैंने बताया कि आपको कुछ समय के पहले बताया था कि जो अपना जो ब्लड होता है, ब्लड के मोस्टली 3 पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिए कि जो अपना ब्लड होता है वो फ्लूइड होता है। ओके, रेड कलर का फ्लूइड होता है। सेकंड पॉइंट हो गया कि वो कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म होता है और उसका pH वैल्यू 7.4 होता है, मतलब एसिड टेस्ट उसकी एसिडिक होता है और इसी की वजह से उसकी टेस्ट साल्टी दिखाई देती है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो जो ब्लड होता है वो 2 कंपोनेंट से फॉर्म होता है ना। जो अपना ब्लड होता है वो 2 कंपोनेंट से फॉर्म होता है, फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज ब्लड वेसल। तो देखो प्लाज्मा में भी तो ब्लड वेसल होती है अपने, देखो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो ब्लड, तो देखो यहाँ पर जो अपनी ब्लड वेसल होती है वो मोस्टली 3 टाइप की होती है। ब्लड सेल्स वो मोस्टली 3 टाइप की होती है। रेड ब्लड सेल, RBC। ओके, उसे कार्पस भी कहते हैं, सी को, R फॉर रेड ब्लड सेल। ओके, रेड ब्लड सेल, उसका नाम अदर नेम भी है उसको, हाँ, इसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। अनदर नेम है इसका, 2 नेम है, फर्स्ट इज RBC एंड सेकंड इज, तो आपको आपके टेक्स्ट बुक में इतना दिया नहीं हुआ है कि RBC को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, बट आप अपर क्लासेस में जाओगे तो आप थोड़ा ऐसा ध्यान में दो कि एरिथ्रोसाइट भी इसका नेम है। ओके, हाँ, तो देखो आपकी जब एग्जाम होगी, ओके, तब आपको पूछा नहीं जाएगा, बट आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, और सेकंड होता है अपना RBC WBC। ओके, WBC, W मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, और तीसरा आता है अपना प्लेटलेट। तीसरा क्या आता है अपना? प्लेटलेट्स। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। समझ में आया कि जो ब्लड सेल होते हैं मोस्टली 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज RBC, सेकंड इज WBC एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। ओके, हाँ, तो हम कुछ समय के बाद इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट दिम। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ब्लड होता है वो 2 कंपोनेंट से फॉर्म होता है। मैं आपको रिपीट ये इसलिए बता रही हूँ कि जब आपको अच्छी तरह से याद हो, ओके, आपको अच्छी तरह से समझ में, ओके। किसी स्टूडेंट लोगों को फर्स्ट बार में ही समझ में आता है, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको एक बार से नहीं समझ में आता है, तो इसीलिए मुझे रिपीट करना पड़ता है। ओके, हाँ, तो देखो यहाँ पर जो प्लाज्मा होता है, ओके, जो अपना प्लाज्मा होता है वो पेल येलो, मतलब प्लेन मतलब फिकट लाइक, ओके, पेल येलो फ्लूइड होता है। ओके, एंड उसकी साल्टी अल्केलाइन होता है फ्लूइड। ओके, तो साल्टी तो आपको पूछा है कि मतलब साल्टी होता होगा तो उसकी pH वैल्यू कितनी होगी, बताओ मुझे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो, बिकॉज मैंने कुछ समय के पहले ही आपको pH का फंडा क्लियर किया था। ओके, है ना। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो। ओके, तो देखो जो प्लाज्मा होता है वहाँ पर देखो मैं आपको प्लाज्मा का स्ट्रक्चर दिखाना चाहती हूँ। देखो इस तरह का प्लाज्मा होता है, यहाँ पर देखो इस तरह का आपका प्लाज्मा होता है, दिखाई दे रहा है ना आपको। इस तरह का आपका क्या होता है? प्लाज्मा होता है। येलो कलर का फ्लूइड होता है, पेल येलो। ओके, देखो एरिथ्रोसाइट मतलब RBC। ओके, हाँ, तो देखो जब हम ब्लड यहाँ से छोटा सा ड्रॉप लेते हैं ब्लड का, तो यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देती है ना। तो देखो जो ब्लड होता है अपना, ब्लड में कौन कौन से सब्सटेंस कंटेन करता है, जो अपना, सॉरी, मेरा बताने का मीनिंग ये है कि ब्लड जो अपना प्लाज्मा है, ओके, प्लाज्मा में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, तो उसमें 90 to 92% वाटर होता है। कितना? 90 to 90% वाटर होता है, मतलब बहुत अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। ओके, 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं
मतलब लेस, और उससे भी लेस होती है अपने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हाँ तो देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगी। ओके देखो एंड अदर कंपोनेंट भी वहाँ पर प्रेजेंट होती है। ओके हाँ तो देखो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के बारे में हमें कौन कौन सी ही इंफॉर्मेशन याद रखनी है। हाँ तो देखो आप खुद के नोट्स बनाते हो ना, हाँ मुझे पता है कि कोई बात नहीं, आपको इसकी वीडियो, इसके बारे में वीडियो चाहेंगे कि हम किस तरह से नोट बनाएं तो डोंट वरी, मैं आप मुझे सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में पूछिए कि मैम हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपको डाल दूंगी। ओके डोंट वरी। बट जो वाटर होता है क्या होता है, जो अपना जो प्लाज्मा होता है उसमें 90 to 92% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं एंड 1-2% इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। ओके और सेकंड देखो वहाँ पर अल्बुमिन डिस्ट्रीब्यूटेड द वाटर ऑल ओवर द बॉडी। जो अल्बुमिन होते हैं अपने बॉडी में सभी बेहर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ओके अल्बुमिन में प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ओके तो आप बोलोगे कि अल्बुमिन क्या है, तो अल्बुमिन हमारे बॉडी में बहुत सारे जगह पर फैले हुए होते हैं। ओके हाँ तो देखो थर्ड इज ग्लोबिन्स, वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। जो अपने ग्लोबुल्स होते हैं अपने बॉडी को प्रोटेक्शन करने का काम कौन करते हैं, ग्लोबिन करते हैं। ओके और डी होता है फाइब्रोनेजिन एंड प्रोथम्बिन। ओके ये भी उसका भी कंसेप्ट। हाँ तो देखो यहाँ पर जो अपने फाइब्रोजिन होती है और प्रोथम्बिन होते हैं उसकी वजह से अपनी ब्लड क्लोटिंग होती है। ब्लड जो क्लोटिंग प्रोसेस होती है उसको ब्लड क्लोटिंग करने की जो प्रोसेस होती है उसके लिए हमें फाइब्रोजिन और प्रोथम्बिन की हेल्प से अपनी ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस क्या होती है, स्टॉप होती है। मतलब ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से जब देखो आप कभी भी खेलते समय आप कभी प्ले करते होंगे। ओके तब आपको कभी कभी इंजरी हो जाती है ना, तो आपका जो ब्लड होता है वो कुछ समय के बाद अपने आप स्टॉप हो जाता है, बहना होता है जो अपना ब्लड का वो अपने बॉडी से निकलना स्टॉप हो जाता है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, तो जो अपने ब्लड में जो अपने प्लाज्मा में फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं उसकी हेल्प से जो अपनी ब्लड क्लोटिंग को प्रोसेस की हेल्प से अपना जो ब्लड अपने बॉडी से बाहर निकलना स्टॉप होता है। बट देखो गाइस कुछ कुछ जिसको हीमोफीलिया वगैरह की बीमारी होती है, ऐसे पीपल होते हैं ना, उनका ब्लड उनको कोई भी इंजरी हो जाती है तो उनका ब्लड स्टॉप नहीं होता बिकॉज वो उनकी हेरिडिटी प्रॉब्लम रहती है, इसकी वजह से इसीलिए इसे हीमोपोइटिक वगैरह की ऐसी बीमारी होती है। ओके यू आर अंडरस्टैंड। कुछ लोगों में ब्लड मतलब उसमें जो फाइब्रोजिन और प्रोथेम्बिन होते हैं ना, जो होते हैं वो उनके बॉडी में प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं। इसकी वजह से इस तरह से हमें उनके बॉडी में शो होता है कि जो कभी भी उनको कुछ प्रकार की इंजरी हो जाती है। ओके तो उनका ब्लड कंटिन्यू बॉडी से बाहर निकलता है। ओके हाँ तो देखो तो अपना जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में और कौन से सब्सटेंस कंटेन होते हैं, देखो यहाँ पर अपने जो प्लाज्मा होता है उसमें और कौन से सब्सटेंस होते हैं। कार्बन हो गया, ओके क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। जो अपने मसल्स और नर्व्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो अपने बॉडी में जो मसल्स होते हैं और जो नर्व्स के फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, अपने कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। एक कंपोनेंट आयनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं जो अपने बॉडी में जो मसल्स होती है और नर्व्स होते हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ओके तो आपको कोई भी डाउट होगा रिलेटेड टू द प्लाज्मा, है ना, जो अपना ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल से बना हुआ होता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। ओके हाँ तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं अब अपने ब्लड सेल के बारे में। देखो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अपने अभी ब्लड सेल के बारे में देखते हैं। ओके तो देखो मैं आपको गाइस कुछ समय के पहले ही बताया था कि जो अपने ब्लड सेल होते हैं वो मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। जो अपने ब्लड सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, मोस्टली वो 3 टाइप्स के होती है। तो देखो यहाँ पर मोस्टली जो अपने ब्लड सेल्स टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स इज मोस्टली 3 टाइप्स। ओके अपना हो गया फर्स्ट आरबीसी, ओके उसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। जो अपना आरबीसी होता है, आरबीसी उसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। सेकंड हो गया अपना डब्ल्यूबीसी,
उसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, अपना WBC। ओके हाँ। और थर्ड हो गया अपना प्लेटलेट्स। ओके देखो यहाँ पर अपना क्या हो गया थर्ड, प्लेटलेट्स। ओके हाँ, तो देखो अपने इस प्रकार के 3 प्रकार के ब्लड सेल्स अपने बॉडी में अपने ब्लड में प्रेजेंट होती है। ओके तो WBC का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, और उसे कार्पस भी कहते हैं उसको। देखो उसे कार्पस भी कहते हैं। ओके और सेल भी कहते हैं। ओके आपकी मर्जी, बट आपके टेक्स्ट बुक में कार्पस दिया हुआ है, तो यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ कार्पस। ओके और सेल्स। ओके देखो तो देखो WBC का फंक्शन क्या होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका WBC होता है वो उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में बता देती हूँ। ओके तो देखो WBC क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर न्यूक्लियेटेड सेल होती है। स्मॉल सर्कुलर न्यूक्लियेटेड सेल होती है। द सेल्स अपीयर रेड ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। ओके हाँ, तो देखो वो जो अपना RBC होते हैं, RBC का कलर रेड क्यों होता है। ओके RBC का कलर रेड क्यों होता है, बिकॉज उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ओके इसी की वजह से जो अपना RBC होता है हमें रेड कलर का दिखाई देता है। ओके यू आर अंडरस्टैंड। हाँ तो देखो वो स्मार रहते, देखो यहाँ पर मैं आपको WBC का कंसेप्ट दिखा देती हूँ। ओके सॉरी, रेड ब्लड दिखा देती हूँ। देखो इस तरह का होता है, किस तरह से होते हैं, देखो यहाँ पर इस तरह के अपनी समझ में आया, इस तरह से उनकी स्ट्रक्चर होती है अपनी RBC की। ओके इस तरह के वो क्या होते हैं, स्मॉल सर्कुलर न्यूक्लियेटेड सेल्स होती है। एंड वो रेड क्यों दिखाई देते हैं, बिकॉज उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से वो हमें रेड दिखाई देते हैं। ओके तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन द ब्लड ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। ओके तो देखो जो ऑक्सीजन होता है वो रेड ब्लड में क्यों डिजोल्व होता है, जो RBC में होता है वो ऑक्सीजन क्यों डिजोल्व होता है, बिकॉज वो देखो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ आपको। यहाँ पर देखो 2 मिनट रुको। डिजॉल्व क्यों होता है तो मैं आपको बताना चाहती थी, बट रहने दो। हाँ तो देखो वो डिजॉल्व क्यों होता है, बिकॉज वो ऑक्सीजन होता है ना, वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके अट्रैक्ट करते ही इसकी वजह से क्या होता है, वो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन में डिजॉल्व हो जाता है। ओके यू आर अंडरस्टैंड। ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में डिजॉल्व होता है, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। यू आर अंडरस्टैंड। जो अपना ऑक्सीजन होता है वो क्यों अपने ब्लड में डिजॉल्व होता है, इसका रीजन आपको समझ में आया। बिकॉज हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उसी की वजह से अपना जो ऑक्सीजन होता है जो ऑक्सीजन गैस होती है वो हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है। ओके यू आर अंडरस्टैंड। हाँ तो देखो जब हम इतू सा ड्रॉप, ओके इतू सा ड्रॉप होगा, इतू सा मतलब छोटा सा ड्रॉप अपने ब्लड का लेंगे, तो हमें वहाँ पर 50 to 60 लाख RBC प्रेजेंट दिखाई देंगे। ओके मतलब इतू सा ब्लड मतलब 1 ड्रॉप ब्लड हम लेंगे, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हम लेंगे, मीन्स 1 क्यूबिक मिलीलीटर लेंगे, तो हमारे ब्लड में हमें मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा, देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो RBC हो गया, जो अपनी ब्लड सेल्स है उसकी क्वांटिटी, उनमें से अपने जो RBC है उनकी क्वांटिटी में ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू WBC एंड प्लेटलेट्स। ओके तो देखो उसमें हमें 52, देखो यहाँ पर 50 to 60 लाख RBC दिखाई देते। ओके आपको समझ में आए। हम छोटा सा ड्रॉप लेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे मतलब यू कैन नॉट काउंट इट। ओके बिकॉज जो अपने बहुत स्मॉल रहते हैं ना और लैक में प्रेजेंट रहते हैं RBC छोटे से ड्रॉप में,
छोटे से हमारे ब्लड के ड्रॉप में 50 to 60 लाख आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। ओके, और वो प्रेजेंट कहाँ पर होती है, जो आरबीसी होती है हमारे ब्लड में कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ओके, तो देखो रेड बोन मैरो होता है। ओके, अपनी बॉडी में जो रेड बोन, देखो मैं आपको रेड बेन जो अपना रेड बोन मैरो है उसकी स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। तो यू कर दिखा दे रहा है, इस तरह से अपनी रेड बोन मैरो की स्ट्रक्चर होती है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, अपनी आरबीसी प्रेजेंट होती है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो, और जो एक डब्ल्यूबीसी होता है, सॉरी, एक जो आरबीसी होता है वो मैक्सिमम 100 to 127 डेज तक वो जीवित रह सकता है। ओके, उसकी मतलब लाइफ टाइम कितनी होती है, जो अपने आरबीसी होते हैं वो कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं, अपने 100 to 120 डेज। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो अब हम देखते हैं आरबीसी। हम क्या देखते हैं अभी, आरबीसी। ओके, वाइट ब्लड सेल। ओके, आपको पता है ना, आरबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स होता है। ओके, हाँ, तो देखो, हाँ, तो ये क्या होते हैं, दज आर लार्ज न्यूक्लिएटेड एंड कलरलेस सेल्स होते हैं। ओके, 5,000 to 10,000 आरबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी आर प्रेजेंट पर मिलीलीटर ऑफ द ब्लड। ओके, तो देखो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो बहुत ही लार्ज होती है। तो मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर दिखाना चाहती हूँ, अपनी जो डब्ल्यूबीसी होती है। हाँ, तो देखो इस तरह की अपनी डब्ल्यूबीसी रहती है प्रेजेंट। ओके, इस तरह की। ओके, यू आर अंडरस्टैंड, इस तरह की अपनी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट रहती है। ओके, तो देखो फर्स्ट वाले की जो डब्ल्यूबीसी होती है। ओके, जो अपने डब्ल्यूबीसी होती है उनके मोस्टली 5 टाइप्स होती है। ओके, और उस फर्स्ट वाले उसके 5 टाइप्स होते हैं। देखो यहाँ पर 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो देखो यहाँ पर 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मोस्टली ये वाली आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अपने 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रोफिलस, एसिनोफिलस, पैसियोफिलस, जिसमें ग्रैनुल प्रेजेंट होते हैं। ओके, और सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया अपना लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ओके, हाँ, तो देखो जो ये देखो एक क्लासिफिकेशन, एक आपके लिए एक फ्लो चार्ट है, इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। हाँ, तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो देखो वो ग्रैनुलोसाइट जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उसके मोस्ट 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज ग्रैनुलोसाइट एंड सेकंड इज ग्रैनुलोसाइट। ओके, तो ग्रैनुलोसाइट में आते हैं जिसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जिसमें देखो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह की छोटे 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 स्मॉल ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसे ग्रैनुलोसाइट कहते हैं। ओके, साइट मतलब सेल होता है। साइट मतलब क्या होता है, साइट्स मतलब क्या होता है, SYTES, साइट्स मतलब होता है क्या होता है, अपना सेल। ओके, तो देखो ग्रैनुल्स न्यूक्लियोफिलस। ओके, देखो न्यूक्लियोफिलस होता है। हाँ, देखो जो न्यूक्लियोफिलस होता है, हाँ, आपको समझ में आया, ये न्यूक्लियोफिलस होता है, अपना न्यूक्लियोफिलस होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, जो अपना पैगोसाइटोसिस होता है उसको हेल्प करने का काम करता है। ओके, हाँ, तो देखो सेकंड होता है अपना ग्रैनुलोसाइट में सेकंड आता है अपना एसिनोफिलस। एसिनोफिलस क्या कहता है, जब अपने बॉडी में एंटीजन मतलब एंटीजन आती है तो इन्फेक्शन रहता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन आते हैं, पैरासिटिक आते हैं, तो उनके साथ फाइट करने का काम कौन करती है, अपनी एसिनोफिलस। ओके, हाँ, तो देखो अपना थर्ड आता है बैसिलोफिलस। ओके, तो आपको आपके टेक्स्ट बुक में आपको कुछ भी स्ट्रक्चर वगैरह दी नहीं है डब्ल्यूबीसी की, किसी भी टाइप की आपको मतलब स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी दिया नहीं है। बट आप जब अपर क्लासेस में जाओगे आपको अपर क्लासेस में जाओगे तो आपको ये डिटेल में स्टडी करने को मिलेगा। बिकॉज ये जो डब्ल्यूबीसी का कंसेप्ट है उसके वो तो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती है, वहाँ पर तो रेफरेंस भी बुक बहुत बड़ी बड़ी होती है, मतलब आपको ये छोटा सा नॉलेज गेन करना है। ओके, जब आप अपर क्लासेस में जाओगे तो आपको बहुत बड़ा नॉलेज गेन करना होगा। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो इसलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, हाँ, तो देखो इजीली मेरा बताने का मीनिंग ये है कि आपको कुछ वगैरह डायग्राम की वगैरह इस क्लास में प्रैक्टिस नहीं करनी है, बट आप अपर क्लासेस में जाओगे तो आपको आपके टेक्स्ट बुक में दी होंगी तो आपको वो करना ही पड़ेगा। ओके, उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। ओके, तो आपको समझ में आया कि ग्रैनुलोसाइट होते हैं उसके मोस्टली 3 टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिलस, एसिनोफिलस एंड बैसिलोफिलस। ओके, सो देखो आपके टेक्स्ट बुक में
जो अपना WBC होता है, ओके, जो अपना WBC होता है उसे शोल्डर ऑफ आवर बॉडी, उसे क्या कहते हैं, अपने बॉडी का शोल्डर कहते हैं। ओके ओके, यू आर अंडरस्टैंड। जो अपने सोल्जर रहते हैं, अपने देखो ना, अपना इंडिया में भी सोल्जर, आर्मी में कुछ वगैरह रहते हैं ना, अपने सिटी के कुछ बच्चे वगैरह रहते हैं ना। तो अपने बॉडी को जिस तरह से सोल्जर अपने कंट्री की प्रोटेक्शन करने के लिए दिन रात जगे रहते हैं, उसी तरह से हमारे बॉडी में कुछ भी पैथोजन आता है, ओके, कुछ भी हमारे बॉडी में कभी भी कुछ पैथोजन आता है तो उसके साथ फाइट करने के लिए ही अपनी WBC हेल्प करती है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, सोल्जर, क्या कहते हैं उसको, शोल्डर ऑफ आवर बॉडी। ओके, अपने बॉडी का क्या होता है, ये शोल्डर होता है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। अपने बॉडी का क्या होता है, ये WBC सोल्जर होता है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो तो देखो ग्रैनुलोसाइड होते हैं, उसके मोस्टली 2 टाइप्स होते हैं। ग्रैनुलोसाइड होते हैं, उसके मोस्टली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज लिम्फोसाइड एंड सेकंड इज मोनोसाइड। देखो यहाँ पर फर्स्ट इज ल्यूकोसाइड एंड सेकंड इज मोनोसाइड। ओके, तो मोनोसाइड क्या करती है, बैक्टीरिया एंड वायरस हमारे बॉडी में आती है उसके साथ फाइट करने का काम करती है। कौन, मोनोसाइड करती है। ओके, आपको ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है सिर्फ याद रखनी है, और अपनी कुछ नोट्स वगैरह बना होते होंगे तो उसको आपको इस तरह से कॉर्नर में इस तरह की पेज होती है, उसकी आपको बॉक्स करके कॉर्नर में लिखना है। ओके, और ये ऐसे ही स्टूडेंट जो छोटे छोटे बातें हम टीचर लोग बताते उनको अपने नोट्स में लिखते हैं। ओके, और उसको रीड करते हैं, ऐसे ही बच्चे टॉपर बन जाते हैं। ओके, अपने क्लास के टॉपर बन जाते हैं। ओके, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है आपको याद रखनी है सिर्फ और सिर्फ। ओके, हाँ, तो देखो, और जो लिम्फोसाइट होती है, ओके, जो अपनी लिम्फोसाइट होती है वो इम्यून रिस्पांस जो अपनी इम्यून रिस्पांस के बारे में मैंने आपको, है ना, बताया था अगले लेक्चर में नहीं, बट जो अपना चैप्टर नंबर हुआ था ना अपना 10th, सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, उसमें मैंने आपको बताया था इम्यून सिस्टम के बारे में। ओके, तो इम्यून सिस्टम देखो, मैं अभी भी बता रही हूँ कि इम्यून सिस्टम मतलब क्या होते हैं। इम्यून सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम जो अपने बॉडी में कुछ भी पैथोजन वगैरह आते हैं उनको रजिस्टर करने की, उसको भगाने की जो पावर हमारे पास एबिलिटी होती है उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। ओके, तो इम्यून सिस्टम मतलब जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की सिस्टम होती है ना, सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, हम इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम भी प्रेजेंट होती है। ओके, तो देखो जो लिम्फोसाइट क्या कहते हैं, वो इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स देने का काम करते हैं, मतलब उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए जो अपनी लिम्फोसाइट होती है वो हेल्प करती है। ओके, ल्यूकोसाइट, ओके, लिम्फोसाइट, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो यहाँ पर, ओके, ये जब हाँ, तो ये भी कुछ आपके, है ना, यहाँ पर भी कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन दी, बट ये आपको याद में नहीं रखनी है। ओके, और इस नहीं आपको इस तरह की डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, और चाहे आप नोट बना रहे हो तो अच्छी बात है, तो बनाओ अपने नोट, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है तो बनाओ नोट, उसको रीड करो अच्छी तरह से, बिकॉज टॉपर की जो खासियत होती है कि वो खुद के नोट खुद बना देता है। ओके, हाँ, तो देखो आपको पता चला ना कि, हाँ, तो देखो जो मोस्टली WBC होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, वो हमारे बॉडी में कुछ भी पैथोजन वगैरह आता है। ओके, जो अपने बॉडी में कुछ भी पैथोजन, हाँ हाँ, तो आपने कोविड-19 मतलब जो कोविड-19 में जो कोरोना वायरस आया था, तो उसको आपको पता है क्या, उस समय बहुत सारे जो बूढ़े लोग होते उनको उनकी ज़्यादा डेथ हुई, है ना, बिकॉज उसकी इम्यून सिस्टम मोस्टली स्ट्रांग नहीं थी। उसकी वजह से क्या होगा, वो जो कोरोना वायरस था अपने बॉडी में इजीली एंटर करता था, और उसी की वजह से वो पूरे बॉडी में फैलता था, और उसी की वजह से उन बूढ़े लोगों की डेथ हो जाती है, बिकॉज बूढ़े लोग होते हैं उनकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं होती। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो इसी की वजह से उनकी इजीली डेथ हो जाती थी, बट जिनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग थी, ओके, उन लोगों को कोरोना वायरस मतलब से उन कोरोना वायरस वो पेशेंट हुए थे कुछ दिनों के लिए, बट वो बच गए उससे डिसीज से, बिकॉज उनकी इम्यून सिस्टम थी वो बहुत स्ट्रांग थी। तो देखो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए मतलब उसको फाइट करने के लिए हमारे पास जो WBC होती है वो मोस्टली हेल्प करते हैं। ओके, जो अपने WBC होती है वो हमारे बॉडी में कोई भी वायरस वगैरह आता है, ओके, एग्जाम्पल में ले अपना कोरोना वायरस अपने बॉडी में आता है तो उसके साथ फाइट करने के लिए, उसके बाद जैसे कि अपने शोल्डर होते हैं ना अपने बॉडी में, अपने कंट्री में के बाउंड्री में जो
सोल्जर होते जो उस तरह के जो जिस तरह से अपने मतलब पाकिस्तान वगैरह का कोई भी एनिमी हो गया वो अपने कंट्री में ना आए उसके लिए फाइट करते रहते हैं और दिन रात जगे रहते हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी अपने बॉडी में भी जो WBC होती है ना, अपने बॉडी में भी जो WBC है वो उसी तरह के लाइक सोल्जर की इस तरह से वर्क करती है, उसीलिए उसे हमारे बॉडी का सोल्जर कहते हैं। किसको? WBC को। यू आर अंडरस्टैंड? हाँ तो देखो, और इसके बारे में आपको समझ में आया? ओके, इफ हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। ओके, हाँ तो देखो अब हम देखते हैं थर्ड टाइप अपना जो अपने ब्लड सेल्स का थर्ड टाइप से अपना प्लेटलेट्स। ओके, तो देखो यहाँ पर प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं। तो देखो प्लेटलेट्स क्या होते हैं? एक्सट्रीमली स्मॉल और डिस्क लाइक शेप होती है। देखो मैं आपको उसकी स्ट्रक्चर दिखाना चाहती हूँ। ओके, तो देखो इस तरह की आपकी प्लेटलेट्स होती है। अपनी क्या होती है? इस तरह की अपनी प्लेटलेट्स होती है। तो देखो यहाँ को मैं आपको जब जो ब्लड होता है उसमें ब्लड के प्लाज्मा में आपको उसकी स्ट्रक्चर दिखाना चाहती हूँ। हाँ तो देखो यहाँ पर देखो ये अपनी हो गई प्लेटलेट्स। वर अंडरस्टैंड? ये छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल दिख रही ना, ये छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल दिख रही ये अपनी है प्लेटलेट्स। ओके, मैं रफ कर लेती हूँ। हाँ देखा आपने? ओके, तो देखो ये कुछ अपने WBC हुई। आपको समझ में? 5 टाइप के WBC होते हैं। ग्रानुलोसाइड और ग्रानुलोसाइड किसे कहते हैं? जिसके पास ग्रानुलो प्रेजेंट होते हैं उससे हम क्या कहते हैं? ग्रानुलोसाइड। बस जिसके पास ग्रानुलो प्रेजेंट नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं? अग्रानुलोसाइड। ओके, यू आर अंडरस्टैंड? हाँ तो देखो, हाँ तो हमारा प्लेटलेट शुरू था तो मैंने आपको बता दिया कि प्लेटलेट्स की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। ओके, वो बहुत ही स्मॉल होती है एंड डिस्क लाइक शेप। ओके, डिस्क जो जिस तरह से अपनी डिस्क होती है ना, अपने घर में जो डिस्क होती है उस तरह की उनका शेप होता है। ओके, हाँ तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर। ओके, हाँ तो देखो उनकी और जो हम छोटा सा ड्रॉप लेंगे। ओके, मीन्स हम मिलीलीटर क्यूब मतलब स्मॉल क्वांटिटी में अपना ब्लड लेंगे तो वहाँ पर हमें 2.5 to 4 लाख प्लेटलेट्स दिखाई देते हैं। ओके, तो देखो इसका फंक्शन क्या होता है? जो अपने प्लेटलेट्स होते हैं उनका मोस्टली फंक्शन होता है ब्लड क्लोटिंग। ओके, जो अपनी ब्लड क्लोटिंग होती है उस प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट लेते हैं। कौन? अपने प्लेटलेट्स। लाइक अपना हो गया लाइक अपना प्रोथ्रोम्बिन। ओके, फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन की जैसा वर्क होता है उस तरह से अपने प्लेटलेट्स भी अपने बॉडी में वर्क करती है। ओके, तो देखो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो टॉपिक है, ओके, ये ब्लड सेल का वगैरह मतलब कोई भी लो आपके टेक्स्ट बुक का टॉपिक, वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होते हैं उनके। जब आप मतलब जब हायर एजुकेशन लोगे, ओके, जब आप हायर डिग्री वगैरह ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तो आप पढ़ोगे कि आपको बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ओके, उस टाइम में तो आपको ये दिया हुआ है, ये बेसिक्स नॉलेज है तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मैं बता रही हूँ ना आपको, ये बहुत ही छोटा सा नॉलेज है। आप जब जाओगे ना ग्रेजुएशन वगैरह में, ग्रेजुएशन के बाद PhD वगैरह करते है ना, तो वह उस समय ये WBC का ये बहुत WBC की इस टॉपिक पे ही एक किताब बनी होती है। ओके, एक एक किताब बनी होती है इससे लेकर RBC का। तो देखो ये नॉलेज होता है उतना लो उतना कम ही रहता है ना, कहते हैं ना कि नॉलेज जितना लो उतना कम ही रहता है। और जो हाँ, तो जो हम मनुष्य होते हैं और ये एक स्टूडेंट होता है, बिकॉज हम हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, है ना। तो आपको समझ में आया कि मेरा बताने का मीनिंग ये था कि मैंने आपको ये कुछ बताया था, जो कुछ बताया अभी तक मैंने इसके डिटेल में स्टडी की और मैंने आपको बताने की कोशिश की। ओके, मैं मतलब अंडरस्टैंडिंग कराने की आपको कोशिश की पूरी तरह से। मेरी जो भी कोशिश थी वो मैंने ट्राई किया। ओके, हाँ तो देखो, तो आपको कोई भी डाउट होता तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन में पूछो, बिकॉज कमेंट सेशन आपके लिए ही बना हुआ है। ओके, तो देखो अब हम देखते हैं अपने हाँ तो चलो हम अब देखते हैं अपने
ब्लड के फंक्शन के बारे में। ओके, जो ब्लड होता है अपनी बॉडी में कौन कौन से फंक्शन करता है। ओके, तो फर्स्ट डालो वो फंक्शन करता है अपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, गैसेस के ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ से वहाँ पर जाना, वहाँ पर लेने का काम करता है। ओके, ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ से और वहाँ पर, इस तरह से जो प्रोसेस होते हैं उसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस के ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सेकंड इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में जो भी कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं। ओके, जैसे हो गया ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इस तरह के जो और प्रोटीन्स वगैरह होती है उसके ट्रांसपोर्ट करने का काम भी अपनी ब्लड करती है। ओके, तो किस तरह से करते हैं तो मैं बता दूंगी, डोंट वरी। हाँ, तो देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम अपना ब्लड करते हैं। ओके, प्रोटेक्शन करने का काम भी अपनी ब्लड करती है। ओके, जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज वगैरह होती है ना, तो वो भी काम अपनी ब्लड करता है। ओके, और ट्रांसपोर्ट ऑफ इंजाइम्स एंड हार्मोन्स, हार्मोन्स और इंजाइम्स होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम अपना ब्लड करता है। ओके, और थर्मो रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, जो अपने बॉडी का थर्मो रेगुलेशन होता है उसको अपने बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे थर्मो रेगुलेशन करने के लिए अपना ब्लड हेल्प करता है। ओके, तो देखो आप बोलोगे कि एक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या होता है। ओके, तो देखो गाइस, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मतलब जो अपना आपने पढ़ा है कि जो ब्लड वेसल होती है ना, जो अपने ब्लड वेसल्स होती है वहाँ जो मीन्स आर्टरीज और वेन्स। ओके, जो अपनी आर्टरीज होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है। ओके, और जो अपनी वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है। ओके, तो आपको पता है ना, मैंने आपको अच्छी तरह से इसके कॉन्सेप्ट बताई थी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है ना। तो देखो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और अपनी ऑक्सीजन हो गया। ओके, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करती है, अपनी ब्लड करती है। ओके, हाँ, तो देखो किस तरह से करती है। हाँ, तो देखो जो अपना ऑक्सीजन होता है, ओके, वो लंग्स से सभी अपने बॉडी के आर्गन से पहुंचाने का काम अपनी ब्लड करता है। ओके, जो अपना लंग्स में से सभी अपने बॉडी आर्गन्स होते हैं वहाँ तक अपना ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम अपना ब्लड करती। ओके, यू आर अंडरस्टैंड, आर्टरीज के द्वारा। ठीक, यू आर अंडरस्टैंड, बिकॉज हमको नीड होती है ना, हमारे जो एटीपी मालिक्यूल होती है उनको एटीपी मालिक्यूल फॉर्मेशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना। हम विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लाइव इन द वर्ल्ड। ओके, हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। ओके, हाँ, तो समझ में आया? हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो अपने बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको टिश्यू से लंग्स में लाने के लिए। ओके, और लंग्स के द्वारा हम जब एक्सक्रेशन करते हैं मतलब सांस छोड़ लेते हैं अपने बॉडी से, उससे ही हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ओके, अपने बॉडी से। तो आपको समझ में आया कि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मतलब जो ऑक्सीजन होता है उसको सभी बॉडी पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम अपना ब्लड करता है। ओके, इसीलिए ही उसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहता है, उसका एक फर्स्ट फंक्शन हो गया, बिकॉज वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इस तरह की गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, तो देखो सेकंड पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। ओके, जो अपने न्यूट्रिएंट होता है उसको अपने बॉडी के पार्ट को आवश्यक होता है उस जगह पर पहुंचाने का काम भी ब्लड करता है। ओके, तो देखो अपनी जो लाइफ प्रोसेस होती है। ओके, तो देखो जो अपनी लाइफ प्रोसेस होती है। ओके, जब हम ईट करते हैं तो माउथ से जो एलिमेंटरी कैनल होती है। ओके, जो अपनी क्या होती है, एलिमेंटरी कैनल। ओके, तो देखो मैं आपको एलिमेंटरी कैनल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहती हूँ। ओके, तो एलिमेंटरी कैनल होती है वो स्टार्ट होती है अपने माउथ से और एंड होती है अपने एनस से। माउथ से अपनी क्या होती है, वो स्टार्ट होती है और एनस से क्या होती है, अरे सॉरी गाइज। तो देखो जो अपनी एलिमेंटरी कैनल होती है। ओके,
हाँ, तो देखो जो अपनी एलिमेंटरी कैनल होती है वो मतलब माउथ से स्टार्ट होती है, ओके, और एनस से एंड होती है, ओके। उसकी लेंथ कितनी रहती है? 8 to 10 मीटर। उसकी लेंथ कितनी होती है? 8 to 10 मीटर। 8 to 10 मीटर उसकी लेंथ होती है। और वो कंसिस्ट कितनी कितनी पार्ट्स होती है? अपने बॉडी में सो मेनी पार्ट्स होती है, उससे वो एलिमेंटरी कैनल अपनी फॉर्म होती है। देखो एलिमेंटरी कैनल फर्स्ट ऑल माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ आती है, फिर उसके बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स वगैरह, ऐसे बहुत सारे अपने स्टमच वगैरह हो गया, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी पार्ट इस एलिमेंटरी कैनल में आते हैं। तो देखो मैं आपको इसके डायग्राम दिखा देती हूँ। देखो इस तरह से होती है अपनी एलिमेंटरी कैनल, जो अपनी माउस से स्टार्ट होती है और जो अपना एनस होता है यहाँ पर एंड होती है, ओके, यू आर अंडरस्टैंड। तो देखो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपके कुछ बच्चों के लिए, कुछ स्टूडेंट लोग के लिए एलिमेंटरी कैनल होगा, ये वर्ड न्यू होगा, ओके, है ना। तो देखो जो अपना थर्ड फंक्शन होता है अपना किसका? ब्लड का, ओके। तो ब्लड का सेकंड फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट अपन न्यूट्रिएंट, ओके। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो अपने न्यूट्रिएंट्स हो गया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ओके। अमीनो एसिड होते हैं, एसिड ये अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एलिमेंटरी कैनल से, ओके, ब्लड में जो ब्लड के द्वारा एलिमेंटरी कैनल में जाते हैं। और देन उसके बाद अपने सेल होती है ना, वो सेल नहीं जो अपने ब्लड सेल देखी थी, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, वो सेल नहीं बोल रही हूँ मैं, जो अपनी सेल्स, टिश्यू, है ना, इस तरह का जो सीक्वेंस रहता है उस सेल की बात कर रही हूँ मैं, ओके। तो देखो जब जो अपना ब्लड से, ओके, जो एलिमेंटरी कैनल मतलब ब्लड में जो ब्लड के द्वारा ही इस तरह की मतलब जो न्यूट्रिएंट हो गया अपने ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, उसको सभी बॉडी पार्ट में पहुंचाने का मतलब सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? अपना ब्लड करता है, ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो ये हो गया सेकंड फंक्शन ऑफ द ब्लड। अब देखो हम थर्ड फंक्शन के बारे में देखते हैं। वेस्ट मटेरियल होता है, ओके। देखो वेस्ट मटेरियल उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी अपने कौन करते हैं? अपने ब्लड करता है, ओके। जैसे कि मतलब अमीनो एसिड हो गए, कौन कौन? अमोनिया हो गया, देखो यहाँ पर कौन कौन हो गया? अमोनिया, यूरिया, केराटिन, ओ टिश्यू से, ओके, टिश्यू से ब्लड में, और देन उसके बाद ब्लड्स के द्वारा ब्लड में जो किडनी होता है, अपनी किडनी क्या क्या करती है? वो मतलब फिल्टर करने का काम करते हो कि अपने बॉडी में। हाँ, तो देखो वो जो एक्सटर्नरी मटेरियल होता है उसको एनएस के द्वारा रिलाइज कर देती है, ओके। और जो अपने बॉडी को आवश्यक कंपोनेंट होता है, ओके, उसको अपने बॉडी अपने सेल के पार्ट में पहुंचाने का काम करती है, ओके। तो यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो इस तरह से अपना वेस्ट मटेरियल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गया, अमोनिया हो गया, केराटिन वगैरह हो गया, इसको भी वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम अपना ब्लड करती है, ओके। हाँ, तो देखो अपनी बॉडी में ब्लड का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, ओके। तो देखो अपना फोर्थ फंक्शन होता है ब्लड का प्रोटेक्शन, ओके। जो अपनी एंटीबॉडीज होती है, ओके, एंटीबॉडीज ब्लड में प्रोड्यूस होती है, ओके। जो ब्लड में होती है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, ओके। एंड जो एंटीबॉडीज क्या करती हैं पता है आपको? एंटीबॉडीज अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किस तरह से? देखो जब कभी भी हार्मफुल पार्टिकल्स और माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर करती है, उस एंटर करने के बाद उसको प्रोटेक्ट करने की हेल्प में अपनी एंटीबॉडीज हेल्प करती है, ओके। तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? ब्लड, ओके। इसीलिए अपना ब्लड होता है हमें प्रोटेक्शन करने का काम भी करता है, ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ फंक्शन। तो देखो तो जो अपना ब्लड होता है, ओके, वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है इंजाइम और हार्मोन्स, मतलब जहाँ पर अपने इंजाइम्स और हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ओके, वहाँ से जहाँ पर अपने हार्मोन्स और इंजाइम की आवश्यकता होती है, जहाँ पर एक्शन होती है, वह उस जगह पर भी पहुँचाने का काम अपने कौन करते हैं? अपने ब्लड करता है, ओके, यू आर अंडरस्टैंड। जो अपने इंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो जो इंजाइम अपने हार्मोन्स होते हैं वो जहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, वहां से लेकर उसको जहाँ पर उनकी एक्शन होती है, ओके, जहाँ पर उनका कार्य होता है, वहां तक को उनको पहुंचाने का इंजाइम और हार्मोन्स को पहुंचाने का काम अपने
ब्लड करता है। ओके, तो ये हो गया अपना फिफ्थ फंक्शन ऑफ द ब्लड। ओके, तो देखो सेवंथ फंक्शन क्या होता है, मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ अपना सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ओके, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस अपने बॉडी में मेंटेन करने के लिए भी ये जो अपना ब्लड होता है वो हेल्प करता है। ओके, हाँ तो देखो अब देखते हैं हम 8 पॉइंट। ओके, तो 8.8 फंक्शन होता है अपना ब्लड का जब हमें इंजरी वगैरह होती है। ओके, जब हमें इंजरी होती है तब उस समय क्या करते हैं, जब हमें इंजरी होती है ना, जब हमें इंजरी होती है उसको क्लोट करने का काम एंड देन उसके बाद उसे सील करने का काम, उस इंजरी को सील करने का काम भी अपने कौन करते, ब्लड करता है। तो ब्लड किस तरह से करता है, जहाँ पर ब्लड हमने देखा है ना कि ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल से बना है ना, कुछ समय के पहले ही हमने देखा है। ओके, तो उस समय क्या होता है जब वो मतलब जो प्लाज्मा में अपने मतलब जो WBC होती है, सॉरी जो अपने ब्लड सेल्स हो गए। ओके, वहाँ पर जो प्लेटलेट्स होता है एंड जो प्रोटॉन्स होते हैं है ना, उनको जो इससे अपना फाइब्रोजिन बना होता है, तो वो जो ब्लड का फाइब्रोजिन होता है। ओके, वो क्या कौन सा फंक्शन करता है आपको पता है ना, फाइब्रोजिन और प्रोथम्बिन कौन से फंक्शन करते हैं, तो ब्लड को क्लोट करने का काम। जब देखो कि जब हमें कोई भी जख्म होती है, ओके, जब हमें कोई भी इंजरी होती है, उस समय हम कुछ समय के बाद अपना ब्लड होता है वो अपने आप बहना स्टॉप होता है, अपने बॉडी से निकलना स्टॉप होता है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड में जो फाइब्रोजिन होते हैं, ओके, वो उसको क्लोट करने का काम करते हैं। ओके, उसको रुकाने का काम करते हैं। ओके, देखो बिकॉज ब्लड बहते जाएगा, हमें कोई भी इंजरी होगी तो ब्लड बहते जाएंगे, तो हमारे बॉडी में ब्लड कैसे रहेगा, ओके है ना, तो विदाउट ब्लड तो यू कैन नॉट एनी फंक्शन। ओके, बिकॉज हमने देखा कि अभी अभी ऊपर में हमने देखा कि ब्लड का कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में होता है, लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, सो मेनी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द ब्लड इन यूर बॉडी। ओके, हाँ तो इस तरह से आपको समझ में आया। ओके, तो चलो हम अब चलते हैं अपने ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पर हम देखते हैं अब ह्यूमन ब्लड। ओके, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ओके, तो तो देखो जो अपने मैं आपको फर्स्ट रीड करके दिखा देती हूँ, बिकॉज रीड करते समय आपको सब कुछ समझ में आता है। ओके, और आप आई होप कि आप सभी लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक ओपन की होंगी, है ना। तो देखो, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटीन्स like antigen and antibody, different blood groups are formed. There are four main types of the blood group as A, B, AB and O. Beside, there are two types of RH and RH positive and RH negative of each four groups. Thus, in all the 8 blood groups are formed, that is A RH पॉजिटिव एंड O RH नेगेटिव। ओके, देखो जो अपने बॉडी में एंटीजन और जो अपने ब्लड होते हैं, ब्लड में जो एंटीजन और एंटीबॉडी। ओके, तो देखो आप बोलोगे कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है। ओके, तो देखो जो एंटीजन होते हैं, ओके, जो एंटीबॉडी होती है वो हम मोस्टली स्मॉल ABC वगैरह दिखा देती है, AB इस तरह से जुपनी। देखो यहाँ पर मैं रफ कर देती हूँ इसको। तो देखो यहाँ पर देखो मार्कर भी चेंज कर देती हूँ। ओके, जो एंटीबॉडीज होती है वो मोस्टली स्मॉल लेटर से दिखाई देती है, जो एंटीबॉडीज होती है। देखो आप जब अपर क्लासेस में जाओगे ना तो आपको एंटीबॉडी का वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह दिया होगा, डोंट वरी। हाँ तो देखो वो मोस्टली जो अपने एंटीबॉडी होती है, ओके, तो जो अपनी एंटीबॉडी होती है वो मोस्टली स्मॉल लेटर से दिखाई देती है। ओके, जिस तरह की ABC इस तरह की एंटीबॉडीज दिखाई देती है। ओके, इस तरह की ABC ऐसी एंटीबॉडीज होती है। ओके, तो एंटीबॉडीज आपको समझ में आएगा कि एंटीबॉडीज का रोल क्या होता है और एंटीजन का रोल क्या होता है। ओके, तो देखो
इस तरह से मतलब जो एंटीबॉडीज होती है और एंटीजन्स होते हैं, ओके। तो एंटीजन्स मोस्टली कैपिटल लेटर से दिखाई देते जाते हैं, ओके। जो एंटीजन्स होते हैं वो इस तरह के कैपिटल ABCD इस तरह से, सॉरी सी तो नहीं रहता, AB और अपना AB एंड ओ इस तरह के अपने कैपिटल लेटर से दिखाए जाते हैं, ओके। एंटीजन और एंटीबॉडी अपने स्मॉल लेटर से। और देखो जो अपने ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो किसके बेसिस पर डिवाइड किया गया है उनको, तो देखो ये ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनको एंटीजन और एंटीबॉडीज मतलब इस बेसिक पर उनको डिवाइड किया गया है, ओके। तो मोस्टली ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के होते हैं, अपना A, B, AB एंड O, ओके। अपने ब्लड मोस्टली कितने टाइप के हैं बोलो मेरे साथ, ए तो बोलो मेरे साथ कि अपने ब्लड ग्रुप होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, AB, ओके। बोलो मेरे साथ कि अपने ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, AB एंड O, ओके। 4 टाइप्स के अपने ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और उनको डिवाइड किसके बेस पर किया जाता है, उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं लाइक एंटीजन और एंटीबॉडीज, ओके, इनके बेस पर उनको डिवाइड किया गया है, ओके। और कुछ भी मतलब नॉर्मली जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनको RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव इस तरह से भी कुछ उनको कुछ डिवाइड किया जाता है, ओके। हाँ तो देखो इस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस तरह से अपनी ब्लड होते हैं, ओके। जो अपने देखो मैं एंटीजन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि जो एंटीजन होते हैं, ओके, जो अपने क्या होते हैं एंटीजन्स होते हैं वो सेल में प्रेजेंट रहते हैं, ओके। जो अपने एंटीजन होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, सेल में प्रेजेंट होते हैं। बट जो एंटीबॉडी होती है जो अपने ब्लड में जो प्लाज्मा होता है ना उसमें प्रेजेंट रहती है, ओके। एंटीबॉडीज कहाँ पर प्रेजेंट होती है, अपने प्लाज्मा में, ओके। तो आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखो, फ्लो चार्ट है आपके लिए, एक टेबल बनाया हुआ है, तो आप इसको अच्छी तरह से वॉच करो, इसका ऑब्जर्वेशन करो, ओके। समझ में? हाँ तो देखो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ओके जब ओके तो तो देखो जो आपकी टेक्स्ट बुक में बताया है कि बट डोंट वरी, तो देखो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप वो होता है ना, जो अपना ब्लड ग्रुप होता है ना उसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ओके। जो ब्लड ग्रुप अपना वो होता है ना उसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, बिकॉज वो सभी को मतलब जो सभी ब्लड ग्रुप है AB है ना, ए ब्लड ग्रुप है और ओ होता है, वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, मतलब दूसरे को दे सकता है, उसे हम क्या कहते हैं यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, इसीलिए हमें वो ब्लड को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ओके। हाँ और जो यूनिवर्सल रिसेप्टर मतलब क्या होता है, जो ब्लड ग्रुप होता है वो सभी से रिसेप्ट कर सकता है, मतलब ले सकता है, ब्लड किसी से भी ले सकता है, उसे यूनिवर्सल रिसेप्टर करेंगे, ओके कहते हैं, ओके। यू आर अंडरस्टैंड। हाँ तो आपको ये थोड़ा सा जीके का नॉलेज है तो आपको याद रखना है, ओके। तो देखो हम ब्लड डोनेशन के बारे में देखते हैं। तो ब्लड डोनेशन क्या होता है, ओके। तो देखो बहुत सारे पीपल होते हैं, ओके। जो बहुत सारे पीपल होते हैं उनको एक्सीडेंट वगैरह होता है और ब्लीडिंग होती है, इसी की वजह से उनको ऊन वगैरह होती है और उस ऊन से बहुत सारा ब्लड अपने बॉडी से निकल जाता है, ओके। एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आपने देखा होगा बहुत सारा खून आपको दिखाई देता होगा, तो उस समय क्या होती है मोस्टली टाइप्स, उस समय उनको सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह देखो आप एग्जांपल में ले लो कि कोई पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हो गया और उसके बॉडी से बहुत सारा ब्लड रिलीज हो गया, मतलब बॉडी से निकल गया, ओके। उस समय उसको एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसको सर्जिकल ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, ओके। तो उस समय उसको ब्लड की आवश्यकता होती, ओके, ब्लड की आवश्यकता होती। और उस तरह से ही जब मतलब पेशेंट एनीमिया हो गया और थैलासेमिया हो गया और कैंसर हो गया, इस तरह के पेशेंट को भी ब्लड की आवश्यकता होती है, ओके। तो उस समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उस समय ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करना मतलब ब्लड को स्टोरेज करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ओके। उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, ओके। उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, ओके। यू आर अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हाँ तो देखो यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब बहुत सारे लोगों से ब्लड को इकट्ठा किया जाता है, बहुत सारे लोगों में जो ब्लड होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, उसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, और दूसरे को और डोनेट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, ओके। और ब्लड डोनेशन भी कहते हैं, ओके। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अनदर वर्ड क्या है, ब्लड डोनेशन, ओके।
तो देखो, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो ये ब्लड डोनेशन होता है, तो ये ब्लड कहाँ से लाया जाता है ना? आया होगा, बट कुछ लोगों को पता होगा और कुछ को नहीं, तो डोंट वरी। हाँ, तो देखो, तो हम उसके लिए स्पेसिफिक बैंक होती है, ओके। उसी के लिए, जैसे कि पैसे के लिए बैंक होती है ना, है ना, आपके मम्मी पापा लाते हैं पैसे, कहाँ से लाते हो? बैंक से लाते हो, ओके। तो उसी तरह से ब्लड बैंक भी होती है, जहाँ से हमें ब्लड मिल सकता है, जहाँ जिस तरह से हमें बैंक में से जो अपनी पैसे की बैंक होती है वहाँ से हम पैसा मिलता है, उसी तरह से ब्लड की भी बैंक होती है, जहाँ जहाँ से हमें पैसा जहाँ से हमें ब्लड मिलता है। बट ऐसा नहीं कि जो ब्लड होता है वो ऐसा मशीन में वगैरह में फार्म किया जाता है, ऐसी कोई भी बिल्कुल बात नहीं है। जो कुछ भी लोग होते हैं, वो कुछ जिनको भी ब्लड डोनेशन करना होता है, वो लोग क्या करते हैं, ब्लड को डोनेशन करते हैं। और जहाँ पर भी इस तरह का ब्लड डोनेशन किया हुआ ब्लड जहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, ओके, उसे हम ब्लड बैंक कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर ब्लड बैंक किसे कहते हैं, ओके। तो देखो, तो देखो, मैं आपको फर्स्ट रीड करके दिखा देती हूँ। हाँ, तो देखो, ब्लड बैंक, ब्लड is collected in the body in the blood bank by the specific method from the healthy person and supplied to the needful persons. If the collected blood is not to be used immediately, it can be the store for the some days in the refrigerator, okay। तो देखो क्या बोल रहे हैं, जो ब्लड बैंक होती है उसमें बहुत सारे मतलब जिनको हेल्दी पर्सन से, जो अपने हेल्दी पर्सन होते हैं, ओके, जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनसे ब्लड लिया जाता है, जहाँ पर स्टोरेज किया जाता है, और नीडफुल पर्सन को ब्लड प्रोवाइड किया जाता है, और ऐसी बैंक होती है, उसे ब्लड बैंक कहते हैं, ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो, तो जो ब्लड कुछ होता है, जो ब्लड होता है वो किसी आदमी से, हम हेल्दी पर्सन से लेते हैं, तो हम इमीजिएटली दूसरे को दे नहीं सकते। उसके लिए हमें उसको स्टोरेज करना पड़ता है सम डेज, मतलब कुछ दिनों के लिए उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोरेज कर मतलब स्टोरेज कर कर रखना पड़ता है, ओके, रेफ्रिजरेटर, बिकॉज वी कैन नॉट यूज इमीडिएटली इट ब्लड, ओके। तो यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो, ब्लड बैंक की कंसेप्ट आपको समझ में। हाँ, तो देखो, हाँ, तो चलो चलते हैं अपने ब्लड डोनर किसे कहते हैं और ब्लड रिसेप्टर किसे कहते हैं। तो ब्लड डोनर मतलब ऐसा, डोनर मतलब देना, आपको पता है ना, डोनर मतलब देना। तो जो देखो, वो पर्सन होता है जो दूसरे को ब्लड देता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड डोनर कहते हैं, ओके, सीधी सी बात है। और ओके, जो ब्लड रिसेप्टर किसे कहते हैं, जो ब्लड रिसीव करता है, दूसरे दूसरे से लेता है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड रिसेप्टर, उसे क्या करते हैं, रिसेप्टर, ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो, ब्लड ओ ग्रुप होता है ना, उससे मैंने कुछ समय के पहले ही आपको बता दिया कि जो ब्लड ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ओके। ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और जो ब्लड ग्रुप ए भी होता है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, ओके। हाँ, तो देखो, यू आर अंडरस्टैंड। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखने, ये आपको लाइफ टाइम तक याद रखने, और ये आपको लाइफ टाइम तक हेल्पफुल रहेगा, ओके। हाँ, तो देखो, ब्लड प्रेशर कैसे कहते हैं, यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ बिकॉज ये जो पार्ट है बहुत इजी है, ओके, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, ओके। तो आपको समझ में नहीं आता होगा, तो यू कैन आप यहाँ कर सकते हो क्या, मतलब पास करके आप रिवाइज कर सकते हो वीडियो को, इट इज़ ए सिंपल, ओके, है ना। नहीं तो देखो, ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो, ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है, जो अपना हार्ट होता है, क्या होता है, अपना जो हर्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, ओके। इसी की वजह से क्या होता है, अपने जो ब्लड वेसल्स में होता है, जो अपने ब्लड वेसल्स, ओके ना, अपने ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स होते हैं, उसमें कंटिन्यूसली सतत, मतलब कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होते रहता है, मतलब बहता रहता है, ओके। इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से क्या होता है इसी की वजह से क्या होता है, जब अपने आर्टिस्ट की वाल पर, ओके, ब्लड का प्रेशर पड़ता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, ओके। ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, ओके, समझ में आया, बीपी, जिसे बीपी आपने सुना होगा कि आपके नाना और नानी जी होंगे, है ना, नाना जी और नानी जी होंगे, उन्होंने सुना होगा कि मेरा कभी कभी बीपी हाई हो जाती है ना। तो ऐसा बहुत सारे जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको मोस्टली ये बीमारी होती है, ओके। उससे जब ब्लड
ब्लड मतलब बढ़ता है, मतलब सॉरी, मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। ओके, हाँ। तो देखो, तो आपको समझ में आए कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। ओके, हाँ। तो देखो, मैं आपके डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ। देखो, अपनी ये क्या है, और ये अपना क्या है, यहाँ से ये ब्लड बह रहा है। ओके, और ये क्या है अपनी, ये अपनी जो दिखा रही है ब्लू ब्लू, मैंने ये जो डायग्राम काढ़ी है ये अपनी ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल से और जो अपना क्या है ब्लड, ये इस तरह से बह रहा है। ओके, इस तरह से क्या है अपना ब्लड बह रहा है। ओके, तो ये ब्लड की वजह से जब इस वाल पर जो प्रेशर पड़ता है, ओके, ब्लड की बहने से उस जो वाल पर जो प्रेशर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। ओके, तो ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। ओके, तो आप बोलोगे कि ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज देखो, जब बॉडी पर जब क्या बोलो जो ब्लड मतलब जो अपनी ब्लड वेसल होती है उसमें प्रेशर पड़ेगा, तभी तो हमारे सभी बॉडी में जो पार्ट होते हैं, ओके, उस तक अपने ब्लड फ्लो हो जाएगा। इसलिए हमें ब्लड प्रेशर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बट हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं होता, मतलब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बिकॉज उससे हार्ट अटैक आने की बहुत चांसेस होती है। ओके, हाँ। तो देखो, जो ब्लड प्रेशर होता है उसके भी दो टाइप्स किया गया है, जब कॉन्ट्रैक्शन और किसके बेसिस पर, तो देखो कॉन्ट्रैक्शन होता है और अपना रिलैक्सेशन होता है, उसके बेसिक पर अपने जो ब्लड प्रेशर है उसके मोस्टली टू टाइप्स किया गया है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड एक डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड सेकंड इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो देखो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, देखो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, तो जब हम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे थे, ओके, इस तरह से हम जब सांस लेते हैं तब हमारे ब्लड वेसल में से जो हमारे ब्लड से हमारे आर्टरीज में जो प्रेशर पड़ता है, जब हम सांस लेते हैं तो आप इमेजिन करो, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो, इमेजिन करो। हाँ, मैं बता रही हूँ। हाँ, तो जब हम सांस लेते हैं उस समय अपने ब्लड से आर्टरीज में जो प्रेशर अप्लाइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, और जब हम रिलैक्सेशन मतलब हम सांस छोड़ते हैं, ओके, जब हम सांस छोड़ते हैं उस समय जब अपने ब्लड में से अपने आर्टरीज में जो ब्लड से अपने आर्टरीज में जो प्रेशर अप्लाई होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, तो देखो नॉर्मल हेल्दी पर्सन का जो बीपी होता है, जो ब्लड प्रेशर कितना होता है, देखो एवरेज जो ब्लड प्रेशर मतलब हेल्दी पर्सन होते हैं उनका ब्लड प्रेशर कितना होता है। हाँ, तो देखो उसकी ड्यूरेशन, वहाँ पर ड्यूरेशन नहीं, एवरेज में क्वांटिटी बता रही हूँ। ओके, अबाउट, ओके, हेल्दी पर्सन होते हैं। ओके, तो जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 मिलीमीटर, ओके, टू 118 मिलीमीटर, ओके, अपॉन 18 मिलीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। तो उसको जो ब्लड प्रेशर होता है वो मर्क्यूरी से मतलब मेजर किया जाता है। तो आप बोलोगे कि ये मर्क्यूरी से क्यों मेजर किया जाता है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी क्यों कहते हैं। ओके, ये चीज मतलब होता है मर्क्यूरी। ओके, तो मैं बता दूंगी, थोड़ी सब्र रखो इस बात के लिए। ओके, इट इज़ अ मेजर आप द स्पायरोगायरोमीटर। ओके, स्पायरोगायरोमीटर जो डिवाइस होता है इससे वो बीपी होती है, हमारी जो बीपी होती है वो मेजर की जाती है। ओके, हाँ। तो देखो, जब बीपी मतलब देखो यहाँ से बीपी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अपना डिवाइस है, ओके, तो स्पायरोगायरोमीटर किस तरह से होता है। तो देखो इस तरह से अपना स्पायरोगायरोमीटर होता है ना। आपने कभी देखा ही होगा जब अपनी नाना जी और नानी जी को, है ना, जो अपने नाना जी होते हैं और नानी जी होते हैं उनकी जब बीपी बढ़ती है तो जो डॉक्टर होते हैं, जो अपने डॉक्टर होते फैमिली डॉक्टर, वो इस तरह का डिवाइस लेकर आते हैं। ओके, तो आपको उसका नाम पता है क्या क्या है, तो ओके, डोंट वरी। तो देखो उसका नाम होता है स्पायरोगायरोमीटर। ओके, और जब ये क्या करता है, तो देखो ये डॉक्टर लोग क्या होते हैं, वो इस तरह से जो कुछ पट्टा वगैरह रहता है उनको वो
उनके हाथ पर, अपने नाना जी और नानी जी होते हैं उनके हाथ पर अटैच करता है, और इस जो अपना ये जो पाइप होता है, देखो ये जिस तरह से आपको बलून लाइक दिख रहा है, इसको दबाने का काम करता है। ओके, और इससे वो क्वांटिटी करता है। ओके, उससे हमें पता चलता है। और जो अपनी यहाँ पर दिखाते रहे क्या आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो लाइन होती है वहाँ पर वो दिखा देता है कि ब्लड प्रेशर कितना है ना, मरकुरी होती है। इसलिए जो अपनी ब्लड प्रेशर होता है उसका उसका यूनिट क्या होता है, मिलीमीटर मरकुरी, मिलीमीटर Hg कहते हैं ना। इसका जो बीपी का यूनिट क्या होता है, मिलीमीटर मरकुरी। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। तो देखो हाइपरटेंशन कब होता है। ओके, तो हाइपरटेंशन मतलब नॉर्मल, मतलब देखो जो अपनी ब्लड की जो क्वांटिटी होती है, देखो जो अपनी ब्लड प्रेशर, हेल्दी ब्लड प्रेशर की जो क्वांटिटी होती है क्या होती है, वो 120/80। ओके, और 139/89, बट इससे ज़्यादा बढ़ गया। ओके, इससे वो ज़्यादा बढ़ गया, मतलब सपोज समझो कि 136 हो गया और 80, ओके समथिंग 19 लो। ओके, इसके ऊपर ये जो हो गया, एक जब ब्लड प्रेशर की क्वांटिटी रहती है अपनी, तब हम बोलते हैं उसको हाइपरटेंशन हो गया। मतलब जो नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड प्रेशर की वो उससे ज़्यादा हो जाती है। ओके, जो नॉर्मल वैल्यू होती है उससे जब ब्लड प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। ओके, हाँ, तो आपको समझ में हाइपर मतलब जो कभी भी आप पढ़ते होंगे तो आपको टेक्स्ट बुक में ये हाइपर वर्ड दिखाई देगा, तो बोलूँगा तो कहना कि ओ अबाउ मतलब ज़्यादा। ओके, हाई ब्लड प्रेशर। ओके, तो आपको समझ में आया। हाँ तो देखो, और हाँ तो देखो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हाइपरटेंशन होता है तब हमारे जो आर्टरीज होती है उस वहाँ पर जो अपनी आर्टरीज की वाल होती है। ओके, जो अपनी आर्टरीज की वाल होती है वहाँ पर अपनी ब्लड से ज़्यादा प्रेशर किया जाता है, मतलब क्रिएट किया जाता है। ओके, इसी की वजह से जो हाइपरटेंशन होता है उसी की वजह से मोस्टली पॉसिबिलिटी होती है कि कई आदमी की बहुत ही मतलब हार्ट अटैक वगैरह आती है। ओके, इसकी मोस्ट भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये हार्ट अटैक जो अपना मतलब हाइपरटेंशन होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो एक इसकी मोस्टली इसका रीज़न होता है कि जो कुछ लोग टेंशन वगैरह लेते हैं उसी की वजह से ये हाइपरटेंशन आने के बहुत सारे चांस होते हैं। इसीलिए हमें कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, है ना। आप भी कभी देखेंगे कि जब आपकी दिवाली की एग्ज़ाम आ रही है ना, हाँ आपकी दिवाली की एग्ज़ाम आ रही है। ओके, तो आपकी सेमिस्टर है ना, आपकी सेमिस्टर अब आने वाले हैं। तो आपके जब एग्ज़ाम रहते हो तो आप टेंशन में रहते हो, बिकॉज मैंने साल भर तो कुछ भी नहीं करा और एग्ज़ाम में क्या लिखूँगी और लिखूँगा। तो इस तरह के आपके मन में जो कुछ भी क्रिएट होता है उससे आपके मन में जो मतलब जो बच्चे रेगुलर स्टडी करते हैं तो उनके लिए कोई भी टेंशन नहीं होता। ओके, बट जो बच्चे मतलब पढ़ाई नहीं करते, कुछ भी स्टडी नहीं करते, उनके लिए तो टेंशन की बात होती है ना। हाँ, तो इसकी वजह से तो टेंशन नहीं लेना चाहिए। और हमें जो हमारे ऊपर जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा वर्क क्या है, हम स्टूडेंट हैं और हमारा वर्क है कि पढ़ाई करना। ओके, और स्टडी करना अच्छी तरह से और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना। ओके, तो हमें ये वर्क करना चाहिए, है ना। तो टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो आप अपना वर्क नहीं करेंगे तो टेंशन तो लूँगी। मेरा बताने का मीनिंग ये है कि जो कुछ भी लोग टेंशन लेते हैं उसकी वजह से मोस्टली चांस होते हैं कि हाइपरटेंशन आ जाए, और हाइपरटेंशन आती है तब अटैक आने की मोस्टली चांसेस होते हैं। ओके, तो समझ में आया। हाँ तो देखो यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर में कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो देखो अपने बॉडी में जो ब्लड होता है वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होते रहता है। ओके, तो देखो अपने बॉडी में क्या होता है, जो अपने ब्लड होता है वो ब्लड अपना कंटिन्यूसली क्या होता है, प्रोड्यूस होता रहता है अपने बॉडी में। जब तक हम जीवित है तब तक हमारे बॉडी में अपना ब्लड प्रोड्यूस होते रहेगा। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है। ओके, और सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि जो 24 आवर्स मतलब 24 आवर्स मतलब मीन्स 1 डे। ओके, जो 24 आवर्स मीन्स 1 डे होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे 35 मिलीलीटर ब्लड अपने बॉडी में 24 आवर भी अपने ब्लड
अपना प्रोड्यूस होते ही रहता है। ओके, तो देखो जो अपनी प्रेग्नेंट वुमन होती है, ओके, जो प्रेग्नेंट वुमन होती है और ब्रेस्ट फीडिंग वुमन होती है, वो ब्लड दूसरे को डोनेट नहीं कर सकती। ओके, हाँ। और थर्ड पॉइंट बताओ कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, किसी को हम ब्लड देते हैं और किसी से ब्लड हम लेते हैं, तब हमें कोई भी परेशानी नहीं होती, हमें कुछ भी नहीं होता। ओके, बताने का मीनिंग ये है कि ट्रबल नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। ओके, ट्रबल मतलब परेशानी वगैरह नहीं होती। ओके, कुछ भी पेन वगैरह नहीं होता। ट्रबल मतलब होता है कुछ भी पेन, हमारे बॉडी में कुछ पेन वगैरह नहीं होता। जब हम ब्लड दूसरे को देते हैं या दूसरे से ब्लड लेते हैं, तब हमें कोई भी ट्रबल वगैरह नहीं होता। ओके, तो देखो 1 अक्टूबर होता है। ओके, जो अपना 1 अक्टूबर होता है, उसे नेशनल वॉलंटरी ब्लड डे किया जाता है। ओके, सेलिब्रेशन किया जाता है। तो मतलब जो अपना जो राष्ट्रीय ऐच्छिक ब्लड डोनेशन डे उसको कहते हैं। तो जो कुछ भी लोग अपने इच्छित मतलब अपनी इच्छा के अनुसार इच्छा के अनुसार ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं, उनके लिए फर्स्ट डे जो फर्स्ट आता है अक्टूबर, ए ब्लड नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेशन किया जाता है। ओके, तो अपना 5th पॉइंट है जो अपने हेल्दी पर्सन होते हैं। ओके, जो अपने हेल्दी पर्सन होते हैं मोस्टली मतलब जिनकी एज से 80 के ऊपर होती है। ओके, वो अपने 3 to 4 टाइम्स ईयर्स में 3 to 4 टाइम्स अपना ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। ओके, जो मोस्टली जिनकी एज से 80 से ऊपर है, ऐसे व्यक्ति ईयर में 3 to 4 टाइम्स 3 तो 4 बार वो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। ओके, वर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई है, आपको ये पढ़ना है। ओके, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन करते रहते हैं, हमारे जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता रहता है, जब उस समय जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब हमारा हार्ट जब रिलैक्सेशन करता रहता है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ नॉर्मली वैल्यू दी हुई है, आपको ये पढ़ना है। ओके, हाँ, तो देखो यहाँ पर कुछ हिस्ट्री में जाते हैं अपने साइंटिस्ट के बारे में। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हाँ जिन्होंने हमें बताया था कि जो अपने A, B और O ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, अपने कार्ल्स लैंडस्टेयर ने। जो अपने कार्ल्स लैंडस्टेयर जो साइंटिस्ट है, ओके, उन्होंने 19th सेंचुरी में अपने A, B, O। तो देखो हमें ये समझ में आता है कि 19th सेंचुरी तक AB ब्लड ग्रुप जो अपना AB ब्लड ग्रुप है, इसका कोई भी डिस्कवर नहीं हुआ था। ओके, तो देखो जो अपने जो अपने लैंडस्टेयर है, ओके, उनको इस वर्क के लिए 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। ओके, और जो AB डिस्कवरी जो अपनी AB ब्लड ग्रुप थी। ओके, जो AB ब्लड ग्रुप है उसका डिस्कवर किसने किया, डिस्कैंटिलो एंड स्टूरली। ओके, 1902 में इसका डिस्कवर किसने किया था, अपनी साइंटिस्ट डिस्कैंड एंड स्टूरली। इस साइंटिस्ट ने अपने AB जो ब्लड ग्रुप है उसका डिस्कवर किया था। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। तो समझ में आए। हाँ, तो ये कुछ जीके के क्वेश्चन है जो आपको याद रखने। ओके, तो हम देखते हैं कि अब आपको एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा, डू यू नो मी। ओके, तो देखो हिमेटोलॉजी किसे कहते हैं। तो देखो हीमो मतलब ब्लड होता है क्या, जहाँ पर भी हीमो वर्ड आए तो समझ लेना कि वो ब्लड है। बायो में जहाँ पर मतलब जो अपने साइंस में जहाँ पर भी हीमो वर्ड आया मतलब वो समझना कि हीमो मतलब ब्लड होता है। ओके, तो देखो तो हिमोटोलॉजी मतलब होता है टू स्टडी। लॉजी मतलब क्या होता है, टू स्टडी। तो देखो मतलब हिमोटोलॉजी का मीनिंग आपको समझ में है कि जहाँ पर ऐसी ब्रांच जहाँ पर साइंस की ऐसी ब्रांच जहाँ पर ब्लड का डिटेल में स्टडी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, हिमोटोलॉजी कहते हैं। ओके, आपको समझ में आया होगा। ओके, तो हाँ, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार जो मेरा मत था तो मैंने वो क्रिएट किया। तो देखो हिमोटोलॉजी मतलब क्या होता है। तो हिमोटोलॉजी मतलब होता है द मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ब्लड, hematopoiesis organs and the blood diseases is called a hematology. Okay, the research of the diagnosis and the reminders
ऑफ द ब्लड डिसीजेस इज आल्सो इन दिस ब्रांच। ओके, तो देखो ये जो मतलब जो साइंस की मेडिकल की ब्रांच होती है जहाँ पर ब्लड की स्टडी की जाती है, एज वेल एज हीमोटोपोइटिक ऑर्गन्स, जो हीमोटोपोइटिक ऑर्गन्स होते हैं एंड ब्लड डिसीजेस होती है वहाँ उसकी जहाँ पर स्टडी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, हीमोटोलॉजी कहते हैं। ओके, और भी जो कुछ रिसेस मतलब डायग्नोसिस हो गया, और ब्लड के कुछ ब्लड डिसीजेस के डायग्नोसिस वगैरह हो गया, और ब्लड डिसीजेस के रिमीडियंस हो गया, उसका रिसर्च भी इस ब्रांच में किया जाता है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यू कैन एनी आस्क, you can any doubt related this topic, then you can ask me in the comment section. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, सी यू अगेन।